मुझे लगता है कि मेरा एक देश है, उस देश में अगर कोई भी बांटने की बात करेगा या एक खाई पैदा करने की कोशिश करेगा तो वो हम कब तक होने देंगे? सिर्फ इस नाम पर कि नहीं हम उनका प्रतिनिधित्व करेंगे, हम उन 370 को वापस ले आएंगे। 370 का हटना और उसकी अहमियत कब पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस को समझ में आएगी? नहीं, आप मुझे बताएं। बाकी जमीन की बात अभी कर रहे थे, ये नहीं मैम मुझे बोल रहे हैं, आप अपना हो गया, नजीब साहब हो गया। आपने जो किया उसकी नजीर पूरे देश ने देखी, इसलिए अब नया कुछ नहीं है दिखाने को। और जो जमीन की आप बात कर रहे हैं, मरे हुए जमीन के लोग जो जमीन की बात कर रहे हैं, जो कहते थे कि धारा 370 हटेगा तो जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा, जिन लोगों ने कश्यप मीर की धरती को लहूलुहान करके तंत्र हावी रहा, कश्मीर की क्यारियों में जिन लोगों ने बारूद बोए, विभाजन के बाद कश्मीर की झुलसी हुई जिंदगी रही, जिंदगी अतिवाद में घुलती और पिसती रही। आप बात कर रहे हैं 4 जून की, 4 जून को रिजल्ट आएंगे, देखेंगे आप। वहां तो बगल में जो पीओके है वहां आज भी खाने को लाले पड़े हुए हैं। लेकिन जिन लोगों ने आज पत्थरबाजी में 76% का गिरावट आया, जिन लोगों के कश्मीर को बारूद बोए थे कश्मीर के क्यारियों में, आज वहां केसर निकल रहा है। अब कांग्रेस के किए हुए काले कारनामे जो टेम्पररी एंड ट्रांजिटरी धारा 370 और 35 से लगाया गया था, वो पता नहीं कब कलंक मिटता। ये कोई सोच भी नहीं सकता था कलंक मिटेगा। कांग्रेस आज भी नहीं बता पा रही है कि कांग्रेस की मिटे हुए कलंक के साथ है कि पीछे कालिख लेके खड़ी है। उस कटे हुए हाथ में जो पंजा, खूनी पंजा है, क्या उसमें धारा 370 की कालिख फिर से लगाने की तैयारी? ये कांग्रेस इस पर स्टैंड नहीं ले पा रही है। कांग्रेस वहां कश्मीर का जो हालत रहा, कश्मीर की क्यारियों का जो हालत रहा, कश्मीर की जो बुरी दशा की गई, इसमें सबसे बड़ी दोष कांग्रेस का है। और जो लोग वहां पर रहे, जिन लोगों ने कश्मीर में आतंकवाद की फसल बोई और उस फसल के ऊपर अपनी सियासत काटी, आज ही नई पीढ़ी उसको उजाड़ करके आगे बढ़ी है, वो भारत की मुख्य धारा से जुड़ रही है। और बाबा साहब का संविधान 70 साल वहां लागू नहीं हुआ। वहां वाल्मीकि समाज के हजारों लोग को आरक्षण नहीं मिला इतने 70 सालों तक, और आरक्षण की हिमायत इस पर बात करते हैं। आप आज अटल टनल बना है, आज तमाम तरह के स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं। अब जमीन का स्वामित्व मिलेगा लोगों को, नई नई फैक्ट्रियां बनेंगी, नए नए अवसर खड़े होंगे। लेकिन क्या था, कुछ चंद लोग, कुछ चंद परिवार कश्मीर को अपनी जागीर समझ रहे थे और इसमें जो आतंक के फसल बोए जा रहे थे, जो आतंकवाद किया जा रहा था। और आज भी रहते गाते भारत में, लेकिन मुख से क्या निकलता है कि बगल वाले मुल्क से आप अच्छे संबंध रखें, बगल वाले मुल्क के पास ये है वो है। अरे उसके पास क्या है? काम भूखा है, नंगा है, कंगला है, और यही उसकी स्थिति है। कल तक जो कश्मीर मांगते थे, आज कोटरा लेके दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं। और आने वाले दिनों में हमारी तरह से लगातार कहा जा रहा है ठीक है, हम अब जो उधर छूटा हुआ भाग है वो भी हमसे जुड़ेगा बहुत जल्द। शिवराज जी जवाब दीजिएगा। पूर्णिमा, अभी आपके ब्रेकिंग न्यूज में मैं देख रहा था कि वित्त मंत्रालय में आग लग गई है। प्रभु सबको सुरक्षित रखे जान माल से। अभी कुछ दिन पहले वित्त मंत्रालय में लगी थी, उससे पहले गृह मंत्रालय में लगी थी। तो मंत्रालयों में लगी हुई आग बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो रही है। एक, क्योंकि ऐसा तभी होता है। दूसरा, हम बात कर रहे थे कश्मीर का, धनंजय जी ने खूब अच्छा बोला, मुझे 2-3 बातें याद आ गई। कश्मीर में लाल चौक पे जब तिरंगा फहरा रहा है, लोग अमन चैन शांति का सुकून ले रहे हैं। आपने एक चीज शायद नोट नहीं किया कि वो कश्मीर की वही युवाओं की आंखें हैं जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी वहां बिना किसी सुरक्षा के गए, और तब वहां के युवाओं के मन में एक विश्वास आया कि अंत में लोकतंत्र ही एकमात्र ऐसी संवैधानिक ताकत है जिसके द्वारा हम सरकार और उसके मंसूबों पे चोट कर सकते हैं। नहीं तो कठुआ में 8 साल की बच्ची के बलात्कारियों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के उस समय के तत्कालीन 2 मंत्री चौधरी लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा ने उसके समर्थन में रैली निकाली थी। लोगों को लगा नहीं भैया, भारतीय जनता पार्टी का चमड़ा इतना मोटा है कि इनका विरोध ऐसे नहीं किया जा सकता, इनका विरोध करने के लिए पार्लियामेंट में मौजूदगी होनी चाहिए। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसलिए कश्मीर के लोगों को आज भी कठुआ याद है। अब ये जिक्र कर रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का कि वहां लागू नहीं हुआ। धनंजय गिरी जी, जिस पार्टी और जिस पेरेंटल कंपनी की आइडियोलॉजी आप फॉलो करते हैं, आरएसएस की, उसके मुख्यालय पे भी 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया था। बोलिएगा मत, नहीं तो रात को सस्पेंड हो जाइएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने जिक्र किया कि पिछले 75 सालों से वहां शांति नहीं थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जन्म होने से पहले कश्मीर में कश्मीर की कली जैसी पिक्चरों की शूटिंग होती थी। ना वहां कोई कट्टरता था,
ना हिंदुत्व की कट्टरता थी, ना इस्लाम की कट्टरता थी। भारतीय जनता पार्टी का जन्म ही कट्टरता के बिहार पे हुआ है। आप हर जगह कीचड़ इसलिए फैलाते हो कि जितना कीचड़ फैलाओगे उतना आपका कमल खिलेगा। साफ पानी में कमल नहीं खिलता, कमल गंदगी में खिलता है। इसलिए पूरे देश के बलात्कारी, भ्रष्टाचारी आज के डेट में सबको आपने कमल छाप साबुन से धोकर नहलाकर अपनी पार्टी में समाहित कर लिया है। और एक और इंपॉर्टेंट बात पूर्णिमा, वो कश्मीर, लाल चौक, इनके श्रेष्ठ पुरुष, इनके आइडियोलॉजी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत भूमि है। इन्होंने बहुत सारा विकास का काम किया, ऐसा ये कहते हैं और आप भी कह रही हैं। इन सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर में 3 आदमी नहीं मिला। ठीक है, वो 3 व्यक्ति नहीं मिला जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे कश्मीर में चुनाव लड़ सके। ठीक है, इस बात का तो जिक्र रही आप पहले बात भी ये कर कि चुके हैं टीवी पे प्रचार प्रसार करना इस अलग बात का है। आप जिक्र पहले भी कर चुके हैं और इसको लेकर मैंने धनंजय जी से सवाल भी पूछा। आपने 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही, लेकिन चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट बात और 5वीं बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप भूल गए। वो चौथी और 5वीं मैं आपके सामने रख देती हूँ और उसके बाद सोहेल काजमी जी आपके पास आऊंगी, धनंजय जी फिर आपसे जवाब लूंगी। लेकिन तीसरी और चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 370 को लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? पहला बहुत क्लियर सवाल है मेरा। और दूसरा ये कि राहुल गांधी जब वहां पर बर्फ में अटखेलियां करते हुए नजर आ रहे थे तो वो माहौल किस वजह से मिला, क्यों वहां की जनता के बीच वो पहुंच पाए और इतना आराम से घूम पाए, लाल चौक पर खड़े होकर वहां फोटो सेशन चल रहा था, वो किस बदौलत मिल पाया? जरा ये भी तो याद कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, सुन लो इसका जवाब, आप सुन लो, तसल्ली कर लो, सुन लो। एक मिनट नजीब साहब सुनिए। किसी भी राजनीतिक पार्टी का धर्म ग्रंथ चुनाव के अंदर उसका मैनिफेस्टो होता है। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में आपने कोई 370 का जिक्र किया है, जो आप अपने डिस्क्रिप्शन में दे रही थी कि कांग्रेस पार्टी 370 हटाने की बात कर रही है। पूछ रही हूँ तो साफ आपसे, अभी बताइए ना मुझे, नेशनल टीवी पे झूठ मत बताइए ना मुझे, शिवराज जी बताइए ना, सच बोलिए, क्या बताइए 370 को लेकर स्टैंड क्या है? मैडम सुनो, अरे एक बताइए ना बात सर, आज आप समझ लीजिए। 370 पर स्टैंड बताइए कांग्रेस का। मैं वही अरे पूर्णिमा सुनोगे तब तो बताऊंगा। सीधा सवाल सीधा जवाब रखिए, जलेबी मत बनाइए यहाँ पर। 370 को लेकर कांग्रेस का स्टैंड बताइए मुझे। भाई क्या कहा अब्बास साहब ने, क्या कहा अब्बास साहब ने? कहा 370 आपको पसंद नहीं। धनंजय जी 1 by 1 सुनिए, अब्बास साहब ने कहा कि 370 आपको नहीं चाहिए। मैं पूछ रही हूँ कांग्रेस का 370 पर स्टैंड क्या है, ये बताइए मुझे। माइक तो बंद कर तभी तो बोलूंगा। आप ये हैकलिंग करेंगी तो कैसे जवाब दूंगा? शांत रहिए धनंजय जी। ठीक है, जवाब दीजिए ना फिर। अच्छी डिबेट करते हैं। सुनिए, जीवन में 2 बातें हमेशा स्पष्ट कर लीजिए। हम लोग पूर्वांचल की धरती से बिलोंग करते हैं। अरे भाई सुनिए, सुनिए एक मिनट, साफ साफ समझिए। किसी भी कानून में, किसी भी संविधान में जो संशोधन हो गया या जो बच्चा 10वीं पास करके 11-12 में चला गया वो दोबारा फिर बोर्ड में नहीं जा सकता। हमारे मैनिफेस्टो में जो लिखा है वही हमारा महाभारत, वही हमारा रामायण, वही हमारा गीता, वही हमारा 370 पर कांग्रेस का स्टैंड बताइए सुब्रांश राय। तो मैं उर्दू में बता रहा हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैंने अपने मैनिफेस्टो आप उर्दू में नहीं, आप हिब्रू में बता रहे हैं मुझे। अगर आप मुझे हिब्रू में बता रहे हैं, मुझे हिंदी में बताइए क्या स्टैंड है कांग्रेस का 370 पर? खुश है? फैसला लिया 370 एब्रोगेट हुआ, खुश है कि नहीं है ये बताइए। पूर्णिमा, आपके सोचने की क्षमता अगर सीमित हो, मैंने अभी आपको साफ शब्दों में बताया मेरी सोच पर आ गए सर, फिर आप मेरी सोच पर आ गए। मैं तो कह रही हूँ कि कांग्रेस अपनी सोच को विस्तार दे। इट्स हाई टाइम कि आप अपनी सोच को विस्तार दें। मैंने सीधे पूछा कि 370 एब्रोगेट हुआ, खुश है ना उसमें? मैं यही तो आपको कि 370 हट गया, वहां का युवा जो था वो अपने आप को नाउम्मीद कर रहा था। एक लाइन में बोलिए, खुश है कि नहीं है? सुन तो लीजिए धनंजय जी, खुश है कि नहीं है 370 हटने के बाद? सीधा बताइए ना सुब्रांश जी, इधर उधर मत घुमाइए ना सर। 6 सवालों के लिए आपके पास नहीं रह सकती ना, एक सवाल का एक ही जवाब होगा ना सर। पूर्णिमा मिश्रा, घुमाने का काम आप करती हो। कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा भारत ना, आप मेरे साथ पहली बार डिबेट कर रहे हैं ना, मैं आपके साथ कर रही हूँ। इसलिए मुझे ये मत बताइए, सीधा सवाल है, दर्शक सुन रहे हैं, बताइए। अब्बास साहब भी सुनना चाहते होंगे, अब्बास साहब भी सुनना चाहते होंगे, बताइए ना, क्लियर बताइए। वो जो जख्म भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान को दिया है, भाई को भाई से लड़ाने का, समाज को समाज से बांटने का, उसको जोड़ने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा हुई।